हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। आज का टॉपिक है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर्स में से ये आता है। बिना किसी डिले के आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड क्या होता है इन जनरल टर्म्स वो समझ लेते हैं। डिमांड क्या है? डिज़ायर ऑफ और वांट ऑफ द कमोडिटी, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। डिज़ायर यहाँ मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ की ऐसी वांट होनी चाहिए या इच्छा होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ परचेज़ करनी है। और अब परचेज़ कैसे करोगे कि आपके पास उसको ख़रीदने के लिए एबिलिटी हो। एबिलिटी मतलब आपके पास वो मीडियम हो, दैट इज़ मनी। एंड विलिंगनेस टू पे, आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि आप उस पैसे को स्पेंड करना चाहते हो फॉर एक्वायरिंग दैट कमोडिटी। ये तीन एस्पेक्ट से बन के आपका डिमांड बनता है, दैट इज़ डिज़ायर, एबिलिटी एंड willingness to pay. Now moving on, डिमांड क्या होता है? सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है और आपको हर एक बुक में मिल जाएगी। डिमांड इज द क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। कुछ बुक्स में भी दे रखा होता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सबका मीनिंग सेम ही है यहाँ पे। डिमांड क्या है? कोई ऐसी क्वांटिटी किसी कमोडिटी की जो कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे ख़रीदते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। नाउ डिमांड फंक्शन क्या कहता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। किसी भी कमोडिटी के जो फैक्टर्स होते हैं और किसी भी कमोडिटी के फैक्टर्स के साथ उसका क्या रिलेशंस होता है, किसका? उसकी क्वांटिटी का। मतलब क्वांटिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं एज फार एज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज कंसर्न। दैट इज द पार्ट ऑफ डिमांड फंक्शन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इन्हीं फैक्टर्स की बात हो रही थी अभी कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज नोन एज डिमांड फंक्शन। आइए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहला है आपका प्राइस और डिमांड में, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी और अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड विल बी लेस, डिमांड आपकी कम होगी। इनकम में और क्वांटिटी डिमांडेड में आपकी रिलेशनशिप जो होती है वो होती है डायरेक्ट। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसके साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे आपके दो गुड्स आते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सेकेंड वन इज योर सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस बढ़ती या घटती है वो दूसरे की डिमांड पे असर डालती है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल्स में होता है कार और पेट्रोल का। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे कार की जो डिमांड होगी वो कम होती जाएगी, और ऑन द रिवर्स केस अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल आपके कम हो रहे हैं तो कार की डिमांड बढ़ती जाएगी। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो जाता है कि जैसे कोई ऐसे दो प्रोडक्ट जो कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। जैसे सबसे बेसिक क्या है? टी एंड कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता जाएगा पीपल विल प्रेफर मोर टुवर्ड्स टी। मतलब अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग टी पे शिफ्ट ऑन कर जाएंगे, यानी टी की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे जैसे कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी बदलते जाएंगे वैसे वैसे वो भी डिमांड को रेगुलेट करते हैं अपने हिसाब से। इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ मतलब क्या है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। किसी एक इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर इन्फ्लेशन है जाहिर सी बात है लोगों के पास क्या होगी? परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। और ऑन द रिवर्स केस अगर वहाँ पे डिफ्लेशन है इन दैट केस दे विल हैव लेस परचेजिंग पावर और उनकी डिमांड भी लेस होगी। पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर लोगों के बीच में जो एक इकॉनमी है, अगर इकॉनमी में लोगों के बीच में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो इक्वल है तो डिमांड भी हर एक सामान की इक्वल होगी। लेकिन अगर वहीं रिचर कैटेगरी के पास ज़्यादा पैसा आता है तो डिमांड लग्जरी की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नेसेसिटीज़ एंड कम्फर्ट्स। नेक्स्ट इज़ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक में दो चीज़ें आपकी आ जाएंगी। पहला आपका होता है दैट इज़
साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड सेकेंड इज composition ऑफ पॉपुलेशन। साइज़ में क्या होता है कि अगर किसी भी एक इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सो वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। और कंपोजिशन में क्या होता है कि वो उस पॉपुलेशन में मेजर पोर्शन या फिर माइनर पोर्शन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। लाइक अगर किसी एक इकोनॉमी में या किसी एक कंट्री में आपके यंगस्टर्स ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे जिमिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। इनफैक्ट जो आपके ट्रेंडी आउटफिट्स होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से डिमांड भी रेगुलेट होती रहती है। एंड नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो कंपनी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और ऑन द कॉन्सिक्वेंस बेसिस उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज़ योर जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट इज़ योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इसका बेसिक सा क्राइटेरिया ये है कि एक टेबल होती है जहाँ पे आपके प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए आपका दे रखा है प्राइस ऑफ ऑरेंजेस रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑरेंजेस पर केजी के हिसाब से। सो यहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा अभी कि प्राइस और डिमांड में आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड आपकी कॉन्सिक्वेंटली कम होती जाएगी और अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी। देखिए फर्स्ट वन क्या है, 15 प्राइस थी, आपकी डिमांड 2 हुई, 2 यूनिट्स। और अब नेक्स्ट क्या है, प्राइस कम हुआ है आपका 12 हो गई है तो डिमांड भी आपकी 3 हुई है। 9, 4, 6, 5, 3, 6। सो 15 से डिमांड आपकी कम होकर 3 रुपीज़ तक आई है और कॉन्सिक्वेंटली आपकी जो प्राइस आपका कम हुआ है वो 15 रुपीज़ पर केजी से कम होकर 3 रुपीज़ पर केजी तक आया है और कॉन्सिक्वेंटली जो डिमांड आपकी बढ़ी है वो 2 यूनिट्स पर केजी से लेकर 6 यूनिट्स पर केजी तक आई है। सो दिस इज़ द फैक्ट जो कि एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो करता है। अब नाम क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, विच मीन्स दैट किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड को दिखाना होता है तो हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एंड नाउ मूविंग ऑन टू मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या है, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा या यूँ कह लें कि पूरी एक इकोनॉमी की डिमांड होती है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर द बेसिक एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 कस्टमर्स को ही ले रखा है, डिमांड ऑफ मिस्टर एक्स एंड डिमांड फॉर मिस्टर वाई, और प्राइस आपको यहाँ पे दे रखा है। सो देखिए प्राइस यहाँ पे आपकी रिड्यूस हो रही है, मतलब डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड दोनों की ही इंक्रीज़ हो रही है। डिमांड आपकी दोनों कस्टमर्स की इंक्रीज़ हो रही है। ये देखिए 1 से लेकर 5 एंड नाउ 2 to 6। और प्राइस कैसे कम हुआ है, 5 रुपीज़ पर लीटर टू 1 रुपीज़ पर लीटर। जब मार्केट डिमांड निकालनी होगी तो कैसे करेंगे, हमारे पास 2 लोगों की डिमांड होगी, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की, और दोनों डिमांड को जो समेशन होगा, दोनों डिमांड को ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल डिमांड निकल के आएगी दैट विल बी योर मार्केट डिमांड। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से हमको जो चीज़ें मिली हैं या फिर जिस यूनिट पे जितनी जितनी डिमांड हुई है, अगर आप उसको एक कर्व पे या फिर एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं देन आपका डिमांड कर्व वहाँ से डिराइव होता है। जस्ट एज उसको देखते हैं कैसे। ये देखिए 15 पे आपकी 2 यूनिट्स डिमांडेड थी, 12 पे 3 यूनिट्स, 9 पे 4 यूनिट्स, 6 पे 5, 3 पे 6। इसी को ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए 15 पे आपकी 2 यूनिट्स डिमांडेड थी, जैसे ही प्राइस कम हुआ 12, सो योर डिमांड इंक्रीज टू 3। फर्दर 9 पे आपकी डिमांड 4 यूनिट्स की हो गई और कॉन्सिक्वेंटली जैसे प्राइस 3 हुआ आपकी डिमांड यहाँ पे बढ़ के 6 यूनिट्स की हो गई। सो प्लॉटिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल ऑन अ पर्टिकुलर ग्राफ इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व कैसा होगा, हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि हम आने वाले स्लाइड्स में करेंगे अभी। मूविंग ऑन, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या है, जस्ट एज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यहाँ पे भी हम प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग किसकी,
आपके पास दोनों कस्टमर्स की प्लॉटिंग होगी, प्लॉटिंग ऑफ देयर डिमांड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। दोनों की प्लॉटिंग करने के बाद दोनों का जो समेशन होगा उसको आप मार्केट डिमांड कर्व के फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ प्लॉटिंग इटसेल्फ। अब यहाँ पे कुछ एक आध डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिमांड होती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या है? व्हेन सेवरल आइटम्स आर डिमांडेड फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस सच डिमांड इज नोन एज जॉइंट डिमांड। मतलब अगर आपको किसी एक चीज़ को मान लीजिए मैन्युफैक्चर करना है तो जो उसके लिए इनपुट रिक्वायर्ड होगा वो सब जॉइंट डिमांड की कैटेगरी के अंडर में आता है। जैसे फॉर फैब्रिकेशन ऑफ फर्नीचर द आइटम्स रिक्वायर्ड आर वुड, नेल्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वुड, नेल्स या यू कैन से एनीथिंग जो कि उससे रिलेटेड है। सो अगर आपको एक फर्नीचर बनाना है तो आपको क्या होगा? लकड़ी की ज़रूरत होगी, नेल्स की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ हैमर्स की ज़रूरत होगी, और उसके साथ ही अगर लेबर आपको चाहिए होगा दैट इज़ द कारपेंटर, आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा, यानी उसकी भी डिमांड बढ़ेगी यहाँ केस में। सो इट इज़ द केस ऑफ जॉइंट डिमांड। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, फॉर प्रिपेयरिंग कॉफ़ी यू नीड कॉफ़ी पाउडर, मिल्क एंड शुगर। मतलब यहाँ पे इन तीनों की जो डिमांड है दैट इज़ जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। When several items are required for making a particular commodity, the demand for various commodity is termed as derived demand, and the demand of ultimate commodity is called direct demand. मतलब कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमको मान लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है, सो डिमांड फॉर बिल्डिंग इज़ डायरेक्ट, मतलब हमको एक बिल्डिंग चाहिए, बट इसके साथ ही ये जब इसकी डिमांड की जाएगी तो इसको बनाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। मटेरियल में भी इन द फॉर्म ऑफ लेबर और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से इनपुट। इनपुट्स में क्या क्या आ सकता है? ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, टिम्बर एंड आयरन। सो दीज ऑल आर इनपुट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बिल्डिंग। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड किसकी होगी? बिल्डिंग की, और डिराइव डिमांड किसकी होगी? इनपुट्स की। सीधी सी बात है, किसी चीज़ को बनाने के लिए आपको जो भी इनपुट रिक्वायर्ड होगा दैट इनपुट पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज डिराइव डिमांड, एंड दैट मेन डिमांड, दैट मेन प्रोडक्ट दैट इज डिमांडेड विल बी नोन एज डिराइव डिमांड। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या है? A commodity can be used for several purposes and its demand is directly linked to the suites various such as demand known as composite demand. For example, milk is used for making tea, coffee, butter, cheese, curd, sweets for direct consumption. यहाँ पे भी क्या है? आइए समझते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मिल्क आपका यहाँ पे कॉम्पोजिट डिमांड है। क्यों? मिल्क की जो डिमांड होगी दैट विल बी कॉम्पोजिट डिमांड। क्यों? बिकॉज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टी और कॉफ़ी, बटर, चीज़ एंड कर्ड, स्वीट्स और फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके आपके पास सेवरल यूजेस हों, जिसका यूटिलाइजेशन आप अलग अलग कमोडिटीज़ को बनाने में कर सकते हैं। सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट डिमांड। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए इतना ही। बाकी चीज़ें जो होंगी डिमांड की वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। थैंक्स अ लॉट।